हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के फील्ड के बारे में, क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ से आप सीखेंगे कंप्लीट रोड मैप और आपको कुछ एक्साइटिंग चीज़ें के बारे में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ है रौनक सर। तो हेलो रौनक सर, हाउ आर यू? Hi, hi Akash, how are you? आई एम ऑल्सो गुड। सो आपको मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये हमारा जैसे जीएफजी के साथ फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो है। एक स्टूडेंट को वेब डेवलपर बनने के लिए थोड़ा-सा रोड मैप एक स्टूडेंट को बता दीजिए। कैसे वो स्टार्टिंग करेगा और कहाँ तक कैसे प्रिपरेशन करेगा? हाँ, तो रोड मैप स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत डिज़ाइन का भी आप इन्फॉर्मेशन रखिए, ठीक है? हाँ, आपको अगर डिज़ाइन का पहले से नॉलेज है, आप पहले से डिज़ाइन के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। आप वेब डेवलपमेंट को और भी काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो और आप थोड़ा जल्दी सीख पाओगे, ठीक है? तो चलिए अब रोड मैप की तरफ आते हैं, जैसा कि आपने पूछा ये रोड मैप के बारे में। तो रोड मैप के लिए आपके पास बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है? वेब डेवलपमेंट में एक तो पहला हो गया फ्रंट एंड, ठीक है, फिर दूसरा बैक एंड और फिर एक डाटाबेस हो गया हमारा, ठीक है। तो फ्रंट एंड, बैक एंड और डाटाबेस, तो इन सारी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड सेक्शन से। तो फ्रंट एंड सेक्शन में हमारे पास क्या क्या आता है? तो फ्रंट एंड सेक्शन में हमारे पास HTML आता है, CSS आता है और जावास्क्रिप्ट आता है, ओके। तो जावास्क्रिप्ट और ये सारी चीजें मिला के हमारा फ्रंट एंड सेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि हम फ्रंट एंड सेक्शन में इतनी ही चीज़ों के साथ सीमित हो जाते हैं, ठीक है? ओके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, ठीक है? जैसे कि रिएक्ट हो गए, ठीक है? एंगुलर हो गया, फिर jQuery हो गई, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बट हाँ, आप लाइब्रेरीज़ और ये इन सब के साथ बाद में जा सकते हो। सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करोगे, तो बेसिक्स में सबसे पहला चीज़ आता है आपके पास HTML, ठीक है? तो अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि हम एचटीएमएल सीखेंगे तो ये कितना टाइम लगेगा, एचटीएमएल से फिर जावास्क्रिप्ट, एग्ज़ैक्टली। ठीक है। तो एचटीएमएल को एज मतलब ऐसा मत समझो कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये क्या करता है, तो मार्कअप लैंग्वेज का काम ही होता है कि किसी चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में एक वेब पेज पर सजाना, ठीक है। समझ लो आप एक डिजाइनर हो, तो आप किसी भी चीज को कैसे डिजाइन करोगे, मतलब आपको एक घर दे दिया गया है, उसके अंदर आपको फर्नीचर सजाना है, तो बस वही काम होता है एचटीएमएल का। वो उन फर्नीचर्स को ऐसे घर में जैसे आप सजाते हो, वही चीज़ों को वो उस जगह पर प्रॉपर्ली अलाइन करता है, प्लेस करता है, ब्राउज़र को बताता है कि इसे यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है? तो वो ओके, मतलब कंपाइलर डिपेंड होता है। ये काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ होता है इसका, ठीक है? आप इसके लिए आईडीज़ को यूज़ करते हो, मतलब आप चाहो तो नोटपैड से भी इनको सीख सकते हो, बट हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्टी आता है नोटपैड में इन सारी चीज़ों में। ठीक है, बट अगर आप आईडी पे जाओगे तो मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली, एक रिसोर्स में अगर आप आईडी को यूज़ करते हो, तो आप यूज़ कर लो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। ये काफ़ी अच्छा आईडी है। आप नोटपैड प्लस प्लस के साथ भी जा सकते हो, काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन आ जाता है, पाइथन भी यूज़ कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड के साथ जाओ, ठीक है? फिर आप सीएसएस में भी वही करोगे। हाँ, हर चीज़ के लिए एक बेसिक होना ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर आपने एचटीएमएल स्टार्ट किया है, तो आप डिज़ाइन ही कर रहे हो, तो वो तुरंत डिज़ाइन हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको उसके लिए थोड़ा बेसिक सीखना पड़ेगा, जैसे टैग्स के बारे में जानना पड़ेगा, फिर वो टैग्स क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और सेम हो जाता है आपका सीएसएस के साथ। सीएसएस में भी आप क्या करते हो, जैसे समझ लो आपने एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई, तो स्टैटिक वेबसाइट आप सिर्फ एचटीएमएल से बना रहे हो, ठीक है? अब उसमें आपने कोई स्टाइलिंग नहीं किया। अब आप ही देख लो, अगर 1990 में जब हमारा एचटीएमएल आया था, उस समय से अगर डेवलपर्स ने इन सारी चीज़ों पर काम नहीं किया होता, तो अभी हम डायनामिक वेबसाइट जैसा देखते हैं। अब ये एक एग्ज़ाम्पल ले लो, हमारा कुछ ज़ूम मीटिंग हो गया या फिर हमारा कोई भी वेब पेज हो गया, तो वो डायनामिक होता है। तो वहाँ पर सीएसएस भी आता है, जावास्क्रिप्ट भी आता है और कई सारे बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ भी आती हैं, उस पे हम अभी बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मिलकर एक पूरा फुल स्टैक मतलब वेब डेवलपर के रोल को दिखाती हैं कि वो एक पूरा वेब पेज बना रहा है, जहाँ पर सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है? तो वही चीज़ें हो जाती है जब आप स्टाइलिंग में आते हो, तो सीएसएस में दैट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वहाँ पर हर चीज़ों को आप स्टाइल करते हो। एक जो सिंपल पैराग्राफ भी आप देखते हो ना किसी भी पेज पर, तो वो भी स्टाइल्ड होता है, उसमें कई सारी स्टाइलिंग आप ऐड कर सकते हो। कलर हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हो स्टाइलिंग के थ्रू। रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। आप जैसा अभी वेब पे देख रहे हो, तो वेब पर क्या होता है, एक पूरा 1920 बाय 1080 या फिर जो आपका रिज़ॉल्यूशन होता है, वैसा आता है।
आप फ़ोन पे देख रहे हो तो उसका रिज़ॉल्यूशन अलग होता है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन काम में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट क्या होता है, वो तो फिर फंक्शनैलिटी को ऐड करता है, जैसे कि आप किसी भी वेब पेज पर जा रहे हो, हॉवर कर रहे हो माउस से, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने हॉवर तो किया बट आपको दिखता है कि वहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पर हॉवर किया, तो वहाँ पर कोई एक छोटा एनिमेशन आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो आपका एक तो थोड़ा बहुत सीएसएस भी होता है और साथ ही साथ आपका जावास्क्रिप्ट भी होता है। कहीं-कहीं पर आपने देखा होगा किसी वेब पेज पर आप गए, वहाँ पर रैंडमली कलर चेंज हो रहा है। किसी भी मतलब एक आप कुछ भी देख रहे हो जो लिखा हुआ है, जैसे दिस इज़ अ वेबसाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? तो उसका कलर रैंडमली चेंज हो रहा है। तो रैंडमली कैसे हो रहा है? तो उसमें वहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है? बट वो चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि वो कोडिंग सेक्शन में है, लॉजिक वहाँ पर लग रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा डीएसए भी जानना ज़रूरी है। तो डीएसए भी आप सीखो, ठीक है? डीएसए भी थोड़ा बहुत नॉलेज लगता है, ऐसा बात नहीं है। बट हाँ, जितना अच्छा नॉलेज होगा आपका डीएसए का, आप उतनी अच्छी तरह से उस चीज़ को स्केल कर पाओगे और अच्छी तरह से मतलब जैसे रैंडमली आपको कलर चेंज करना है, तो वहाँ पर और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि क्या एल्गोरिथम लगाओगे आप तो कैसे चेंज होगा, वो सारी चीज़ें आती हैं। फिर आ जाता है हमारा बैकएंड सेक्शन, तो बैकएंड सेक्शन में आप क्या करोगे? तो बैकएंड सेक्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? अब समझ लो बैकएंड सेक्शन में सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है? हुँ, हुँ। पाइथन आप यूज़ करो, जेंगो यूज़ करो, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो तो ये बैकएंड राइट, सेक्शन में आ जाती हैं। ये हो गया, ठीक है? और रिएक्ट हो गया, रिएक्ट को भी आप बैकएंड में यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें मिलकर बैकएंड को बनाती है। अब फुल स्टैक क्या होता है? तो फुल स्टैक में ये हो जाता है कि ये दोनों चीज़ों को आप जब मर्ज करते हो ना, फ्रंट एंड को और बैक एंड को, तो वो एक फुल स्टैक बनाती है, फुल फ्लेज वर्किंग वेबसाइट बना देती है, ठीक है? क्योंकि आप समझ लो अगर आपने फ्रंट एंड तो बना दिया, ठीक है? बैक एंड आपने उसमें डाला ही नहीं है। अब बैक एंड में जैसे समझ लो आपने कोई फॉर्म बनाया है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने उसमें यूज़र से इनपुट किया, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी डिज़ाइन मतलब जैसा फेसबुक का होता है वैसा आपका दिख रहा है फॉर्म। बट उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, आपने वहाँ पर बैकएंड में कुछ कनेक्ट ही नहीं किया है, आपका डेटाबेस से कनेक्ट ही नहीं हुआ है। तो ऐसा हो गया मतलब एक स्पोर्ट्स कार जिसमें इंजन ही नहीं है, वो वैसा हो जाता है, ठीक है? हुँ, ओके, तो ये सारी चीज़ें पूरा फुल स्टैक वेब बनाती हैं, ठीक है? फुल फ्लेज वर्किंग वेबसाइट बना देती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए। राइट। सो आपने बहुत अच्छे से बता दिया डिफरेंट पार्ट्स, एक फ्रंट एंड, बैक एंड, फिर डेटाबेस के बारे में। तो स्टूडेंट लोगों को ओवरऑल रोड मैप पता चल गया होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएँगे। अभी मेरा अगला या सवाल होगा स्टूडेंट की तरफ से कि इतना सारा जो चीज़ है, तो हमारे पास लर्निंग रिसोर्सेज़ क्या होगा? कहाँ से हम लोग चीज़ों को एक के बाद एक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं? तो थोड़ा-सा लर्निंग रिसोर्सेज़ के बारे में बताइए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपने पूछा कि लर्निंग रिसोर्स, ठीक है? तो लर्निंग रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी-कभी खुद से थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है। हाँ, बट बेसिकली स्टार्टर्स के लिए जो अभी बिगिनिंग कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि आपके लिए यहाँ पर एचटीएमएल जो है वो तो आप खुद से ही सीखोगे, ठीक है? या फिर आप किसी कोर्स को रेफर कर सकते हो, जैसा कि हमारा भी एक एचटीएमएल का कोर्स आया हुआ है जीएफसी का। ठीक है, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो वो हो गया या फिर किसी एक ऑनलाइन साइट से जैसे कि आप डब्ल्यू3 स्कूल पर जा सकते हो, गिग्स फॉर गिग्स के पेज पर जा सकते हो, साथ ही साथ मोज़िला डेवलपर नेटवर्क पर भी जा सकते हो। तो ये सारी वेबसाइट जो है ना जहाँ पर से आप फ्री कोड कैंप को आप प्रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पर से आप ये सारी चीज़ें फ्री में सीख सकते हो, ठीक है? और साथ ही साथ हमारे लाइव वेबिनार है, वहाँ पर भी आप जाकर सीख सकते हो। प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं वहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीख रखा है पहले से, तो आप कोशिश करो कि प्रोजेक्ट्स पर काम करना थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट करो और साथ-साथ कुछ टेम्पलेट्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है? कोई एचटीएमएल टेम्पलेट हो गया, तो आप उसको साइड बाय साइड रखो, ठीक है? सेम टू सेम वैसा डिज़ाइन करने का कोशिश करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वापस आते हैं हम रिसोर्स की तरफ, तो एक तो मैंने एचटीएमएल का आपको बताया, सीएसएस भी आपको बहुत अच्छा रिसोर्स मिलेगा। आप अगर सीएसएस में वीक हो, थोड़ा आप नहीं चाहते हो मतलब आपने पढ़ा है, आपको बेसिक्स पता है, बट उतना लंबा कोडिंग आप नहीं करना चाहते हो, तो आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बुल्मा को यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो आप ओपन सोर्स है, ठीक है? वहाँ से आप कॉपी पेस्ट सिंपली आप बूटस्ट्रैप में क्या होता है, क्लास नेम को आप कॉपी पेस्ट कर देते हो, तो आपका वो जो पूरा पैराग्राफ हो गया या फिर कुछ भी हो गया, समझ लो एक बटन ही हो गया, तो वो आपका स्टाइल हो जाता है, ठीक है? कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपने बटन पे फॉर्म कंट्रोल लगाया
तो वो पूरा स्टाइल हो गया। इतना सिंपल होता है बूटस्ट्रैप में किसी भी चीज़ को स्टाइल करना। सीएसएस में फिर क्या हो जाता है, आप सीएसएस में बॉर्डर लगाते हो, फिर मार्जिन उसे असाइन करते हो, साथ ही साथ उसे कलर असाइन करते हो, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं बिगिनर्स के लिए। अगर बिगिनर्स चाहते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप का यूज़ करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? सीएसएस को ऐसा नहीं है कि वो सीएसएस छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेसिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही। आप सबको पता है कि अगर आप बेसिक्स नहीं करोगे, तो कोई चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। आप बूटस्ट्रैप भी तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा अच्छा ये क्लास नेम है, तो इस वजह से हम इसे वहाँ क्लास में कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीएसएस में काम आ जाएँगी आपको, ठीक है? सिंटैक्स सीखो, बेसिक सीखो, अब जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए आप क्या करोगे, रिसोर्सेज़ कहाँ से लाओगे जावास्क्रिप्ट का? तो जावास्क्रिप्ट के लिए एक jQuery का एक साइट है, ठीक है? वहाँ पर से आप जाओगे, पीडीएफ लिंक कॉपी करोगे या jQuery डाउनलोड कर लोगे। उसे फाइल के साथ आप अटैच करोगे अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में, ठीक है? वहाँ से आप वो सारी चीज़ों को कॉल करोगे, ठीक है? अब jQuery क्या हो गया, लाइब्रेरी है, ठीक है? तो वहाँ से आप किसी भी चीज़ को कॉपी कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हो गई, कॉल कर रहे हो, बस आप जैसे कि डॉक्यूमेंट एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर हम किसी भी एलिमेंट को ग्रैब करना चाहते हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट में क्या लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है? अब वहाँ jQuery में आप क्या करते हो, वो सिंपली वहाँ पे आप एक डॉलर साइन दे देते हो। तो ये आपके लिए भी टाइम का एफिशिएंसी हो गया, ठीक है? टाइम बच गया आपका, और साथ ही साथ आपको समझ में भी आ रहा है, अच्छा ये जो डॉलर साइन हमने यूज़ किया है, ये हमारी गेट एलिमेंट के लिए है, ठीक है? फंक्शन के लिए। उसके बाद फिर एक और चीज़ हो जाता है, आपका कोड छोटा हो जाता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप फंक्शंस को कॉल कर लेते हो वहाँ पर। जैसे कि रैंडम कलर जनरेट करना है, तो आप वहाँ jQuery से कलर के उस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हो। ये सारी चीज़ें आ जाती है, और रिसोर्सेज़ में एक और चीज़ आ जाती है, ठीक है? आपने ये सारी चीज़ों को कोडिंग और ये सब के लिए कर दिया, ठीक है? अब काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि मुझे वो फ़ॉन्ट पसंद है, उस वेबसाइट पे वो बहुत अच्छा फ़ॉन्ट दिख रहा था, बहुत स्टाइल था वो उसमें, ठीक है? अब मैं उस फ़ॉन्ट को कैंसल कर, ठीक है? तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। आपके पास ऑप्शन है, गूगल ने अपना भी एक निकाल रखा है, गूगल फ़ॉन्ट्स, तो वहाँ से आप गूगल फ़ॉन्ट्स ले सकते हो। फ़ॉन्ट ऑसम हो गया, फ़ॉन्ट लाइब्रेरी हो गया, दा फ़ॉन्ट हो गया, 10,000 फ़ॉन्ट्स हो गया। ये सारी रिसोर्सेज़ को आप यूज़ कर सकते हो फ़ॉन्ट्स के लिए। अब फिर किसी को मालूम हुआ कि मैंने बैकग्राउंड कुछ नहीं लगाया, बैकग्राउंड व्हाइट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अब उसका भी तो ख़्वाहिश पूरा होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा उसके लिए, वहाँ पर आपके पास प्री पिक हो गया, ठीक है? वहाँ पर से आप फ़ोटो उठा सकते हो, ठीक है? प्री पिक है, बहुत सारी हैं ऐसे-ऐसे। और हाँ, मैं एक और चीज़ फिर से बोलूँगा, आप खुद से भी थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग मिल सकती है। ऐसा नहीं है जो मैंने बताया है, वही सिर्फ़ यूज़ में आएगा, ठीक है? आपको कोई और भी अच्छा मिल सकता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे अभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, और क्या पता कोई एक नया वेबसाइट आ गया हो जहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा मिले, पिक्चर्स और वीडियोज़। और वीडियोज़ के लिए एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वीडियोज़ के लिए आप वेबटीज़ी का यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा वेब पेज है, ठीक है? वहाँ पर आपको फ्री में स्टॉक वीडियोज़ मिल जाएँगे। समझ लो किसी-किसी वेबसाइट पर अगर आप जाते होगे, तो अभी तो आप बिगिनर हो, तो आप तो सारा एसेट्स खुद से तो प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, या फिर कोई कंपनी तो आपको एसेट्स नहीं दे रहा प्रिपेयर करने के लिए। तो आप बेसिकली क्या करोगे, किसी वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है? और वहाँ पर से वीडियो को कॉपी करोगे। तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है, ठीक है? अभी नहीं आएगा, आप जब होस्ट करोगे उस समय आ जाएगा, ठीक है? अभी तो आपने खुद के डिस्प्ले के लिए बनाया, जब आपने होस्ट किया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा फिर। अब उस चीज़ से बचने के लिए आप वेबटीज़ी पर जाओ, और भी काफ़ी स्टॉक वीडियोज़ के लिए भी और भी सारी वेबसाइट हैं, ठीक है? तो वो भी मैं आपको धीरे-धीरे बता दूँगा। जैसे-जैसे हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? तो वेबटीज़ी पर आप जाओगे, आप वीडियो को लोगे, वहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ आप अपने यूट्यूब चैनल का वीडियो को भी इंक्लूड कर सकते हो अपने वेब पेज पर। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से ही बना रखा है, यूट्यूब पर डाल रखा है, तो रादर देन वो पूरा वीडियो को अपलोड करने से अच्छा रहेगा, आप उस वीडियो को यहाँ पर बस सिंपली iframe टैग में कॉल कर दो। उससे क्या होगा, आपका कोड भी बचेगा, आपका स्पेस भी बचेगा जब आप पोस्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको तब इम्पोर्टेंट ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है? जब आप उसे होस्ट करोगे अपने वेब पेज को, क्योंकि आपके पास बैंडविड्थ कम मिलेगा, या फिर समझ लो आपने फ्री में होस्ट किया। तो होस्ट करने के लिए भी मैं बता देता हूँ। होस्ट करने के लिए आपके पास अमेज़न का सर्विस है, ठीक है? अमेज़न 1 साल का फ्री देता है एज़ फार एज़ आई गेस, ठीक है? तो राइट। अमेज़न की तरफ से 1 साल का मिलता है फ्री में, और गूगल की तरफ से अगर आप जाओगे फायरबेस में, तो वो लाइफ टाइम के लिए फ्री देता है, ठीक है? फायरबेस आप यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। फिलहाल मैं उसे ही यूज़ कर रहा हूँ अभी।
तो फायरबेस के लिए आप होस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और भी होस्टिंगर है, GoDaddy हो गई, डोमेन नेम ये सब के लिए आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरे बैकएंड के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो मैंने वीडियो के लिए बताया था, वीडियो को आप यूट्यूब वीडियो से कॉपी कर सकते हो। और मेरे हिसाब से इतना रिसोर्स ही आपको अभी एज़ अ बिगिनर लगेगा, ठीक है? और बिगिनर के हाँ, आप एक और चीज़ आपको लगेगा वो है आपका आईडी, ठीक है? तो आईडी जो है वो आप बड़े ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि जब आईडी आप चूज़ करोगे ना, तो उस समय क्या फ़ायदा होता है आपको, अगर आप मैं जिस आईडी पर काम कर रहा हूँ उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर मैं बिल्कुल अपने ही स्पीड में टाइप कर सकता हूँ, ठीक है? कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है किसी भी चीज़ को क्रिएट करने में या फिर फाइल हैंडलिंग में, क्योंकि मुझे पता रहता है अच्छा बहुत ही अच्छा इंटरफ़ेस है वहाँ पे। आप उस जब आप उसे यूज़ करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। साथ ही साथ उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है लाइव सर्वर का, आप कोड करो, साथ ही साथ अपने वेब पेज पर जो आपका इफ़ेक्ट हो रहा है वो चेक कर सकते हो। और सेम चीज़ आप अगर चाहते हो कि नहीं मेरे पास स्टोरेज नहीं है अवेलेबल, आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन भी आपके पास है, codepen.io एक वेब पेज है, आप ज़रूर एक बार चेकआउट करना उसे, ठीक है? वहाँ पर आप कुछ भी कोड करोगे, बिल्कुल सेक्शन एकदम अच्छा आपको मिलेगा वहाँ पर। जैसा आप चाहो वैसा कोड कर सकते हो, वहाँ पर हेड टैग और ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप बस वेबसाइट का कोडिंग करो और वो इफ़ेक्ट आपको बगल में एक सेक्शन रहेगा, वहाँ पर दिख जाएगा। ओके। सो अभी मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया लर्निंग रिसोर्सेज़ बहुत सारे हैं बिगिनर्स के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा भी उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपको अगला सवाल पूछना चाहूँगा, जब इतना चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, इतने रिसोर्सेज़ हमारे पास हो गए हैं, अभी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे? इतनी चीज़ों को सीखने के लिए काफ़ी बार लगता है कि अभी हम बोर हो गए हैं, अभी छोड़ देते हैं या फिर टायर्ड हो गए हैं, तो उसको लगातार पूरा एंड तक पहुँचने तक हमको कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना पड़ेगा? मोटिवेशन कहाँ से आएगा? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। हाँ, देखो, ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की, ये हम सबको पता है। जब राइट, तक कंसिस्टेंसी आपका काम बिल्कुल आसानी से होगा, ठीक है? अब आप पहला क्वेश्चन आएगा कंसिस्टेंसी इज़ द की, तो चलो सही है, बट कंसिस्टेंसी लाए कहाँ से, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, आपने जिस काम को स्टार्ट किया है, वो आपने क्यों किया? आपका डेस्टिनेशन क्या है उस काम के लिए? ठीक है? समझ लो आपका डेस्टिनेशन है कि मुझे एक वेब डेवलपर बनना है, ठीक है? आपको ऐसा आपने ऐसा प्लान किया है कि मैं ऐसा वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ, जो मतलब बड़े से बड़े कंपनीज़ का वेब पेज को हैंडल करे, ठीक है? फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है मुझे, जैसे कि मुझे गूगल, अमेज़न ये सब का वेब पेज हैंडल करना है। तो उस हिसाब से आपको कंसिस्टेंसी भी बनाना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब उस कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए एक चीज़ को आप ध्यान में रखोगे कि मैंने इस चीज़ को स्टार्ट की थी, ठीक है? उस चीज़ को आपने ध्यान में रखा, मैंने इस चीज़ को स्टार्ट की थी, अब मैं रोज़ उस चीज़ को देख रहा हूँ, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं जो बिल्कुल सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट किए हो, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हो, ये मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है? तो जब मैं स्टार्ट किया था शुरू-शुरू, ठीक है? तो उस समय क्या मुझे प्रॉब्लम हुआ था, कि मेरा फ़ोन हमेशा मेरे साथ होता था और जब फ़ोन साथ होता है तो ये सबको पता है क्या होता है, थोड़ा नोटिफ़िकेशन आया, हम फ़ोन उठा के देखने लग गए। अब राइट, फ़ोन देखते-देखते बस निकल ही जाता है टाइम। तो इस वजह से इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखना है कि आप फ़ोन साथ में ना रखो जब भी आप बैठो, किसी भी काम के लिए, चाहे आप पढ़ने बैठे हो, खाने बैठे हो या फिर फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो फ़ोन साथ में मत रखो या प्लीज़। ये तो पहला सबसे बड़ा रिक्वेस्ट होगा और दूसरा चीज़, जब भी अब कंसिस्टेंसी को ही मैं लेकर बात करता हूँ, तो रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। चलो यार रोम को छोड़ो, आप इंडिया में ही आ जाओ। ताजमहल जो हमारा बना था, वो 22 सालों में बना था, ये सबको पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो एज़ अ फैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, वो 22 सालों में हमारा ताजमहल बना था, तो उसे बनाने में 20,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स लगे थे और उन 20,000 वर्कर्स को इतना लंबा टाइम लग गया, 22 साल लग गया ताजमहल बनाने में। ठीक है, और वो उसे आज हम देखते तो बोलते वाह! कितनी अच्छी चीज़ है यार। सब फ़ोटो लेने आते हैं, 7 वंडर्स में हमारा ताजमहल आता है, ठीक है? तो आप ऐसा करो मेहनत कि ताकि आप जब आगे बढ़ो, तो आप अपने वर्क को देखकर बोल पाओ कि हाँ, मैंने ये चीज़ बनाया था, ये मेरा बनाया हुआ है। आप उस पे प्राउड फ़ील करो। प्राउड फ़ील करने के लिए आप उसपे रोज़ थोड़ा ना थोड़ा टाइम दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ 1 घंटा ही देना है, आप आधा घंटा ही दो। बट हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखो, जिस प्रोजेक्ट को आपने स्टार्ट किया है या फिर जिस काम को आपने स्टार्ट किया है, कम से कम उसे अगले दिन आप ज़रूर से ज़रूर चेक आउट करो। ठीक है, 5 मिनट ही देख लो, नहीं रिवीज़न करो आप, स्किमिंग कर लो। स्किमिंग से क्या होता है, एक सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है स्किमिंग का,
तो आपको पता रहता है कि आपने पिछले दिन क्या किया था। अब मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको इस मामले में, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, मैंने एक बार एक पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। ऐसे ही बैठा था, सोचा चलो पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने बैठा, 5 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। मैंने सीएसएस पार्ट तक कंप्लीट कर लिया। ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं किया था मैंने उसमें, बस थोड़ा-सा स्टाइलिंग किया था, ठीक है। अब ओके। उसमें क्या हुआ, मुझे पता था कि चलो अब स्टाइलिंग तो कर लिया, अब थोड़ा देर फ़ोन देख लेते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी फिर वही चीज़ यहाँ पर मैं कंसिस्टेंस नहीं रह पाया वहाँ पे, क्योंकि मुझे था या मुझे आज सीएसएस कंप्लीट कर देना है, फिर मैं कल से जावास्क्रिप्ट या फिर इसकी इंटरैक्टिविटी पर ध्यान दूँगा, ठीक है। मैंने उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सीधा अपना फ़ोन उठाया और फ्रेंड से बात करने लग गया। फ्रेंड से बात करते-करते शाम यूँ ही निकल गया, शाम तो निकल गया, अब चलो यार रात को क्या बनाएँगे, कल बनाएँगे, ठीक है। कल की बात आई, तो कल मैं सोच रहा अरे यार बनाओ कि नहीं बनाओ, अभी एक दिन छोड़ देते हैं, अगले दिन बनाएँगे। ठीक है, फिर अगले दिन कोई फेस्टिवल आ गया, ऐसे ही करते-करते 1 हफ्ता निकल गया। 1 हफ्ते के बाद मैं फिर जब सोचा कि चलो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, मैं वापस बैठा, तो मैंने अपने ही कोड का देख के मैं सोच रहा था आखिर मैंने ये लिखा क्या है? ठीक है, 1 घंटे तो मुझे लगा कि समझने कि आखिर मैं बनाना क्या चाह रहा था मैं उस वक़्त। ये प्रॉब्लम आ जाता है, जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो ना, तो आपका काम बिगड़ जाता है। आप उस चीज़ को फिर से स्टार्ट करना चाहोगे। तो ये चीज़ें बार-बार होंगी, ऐसा नहीं है कि एक बार होगा अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो। राइट। सो बहुत अच्छा मोटिवेशन आपने दिया काम को कंसिस्टेंटली मेंटेन करने का, क्योंकि सारा रिजल्ट अपने को ही मिलने वाला है। अगर खुद को सारा रिजल्ट मिलेगा, क्यों ना इसको अच्छे से किया जाए। राइट। तो अभी मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि सपोज़ हम लोग सीख गए या फिर एज़ अ बिगिनर हमको बेसिक नॉलेज हो गया, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो का क्या इम्पोर्टेंस रहता है? क्या हमें कैसे बनाना चाहिए? क्या एज़ इट इज़ कॉपी करके बनाना चाहिए या फिर किसी को देख के आइडिया लेके खुद से अपना बनाना चाहिए? थोड़ा-सा प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो के बारे में बताइए। ओके, तो प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप अभी बिगिनर हो, ठीक है? अगर आप बिगिनर हो तो अगर आप बिगिनर नहीं भी हो, तो आप कोशिश करो, कुछ वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स को देखो आप, ठीक है? कुछ वेबसाइट कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनका लेआउट है, ये सारी चीज़ों को आप देखो, क्योंकि जब आप वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कर लोगे बनाना, सॉरी कोर्स आप जब कंप्लीट कर लोगे, तो उस समय आपके साथ क्या होगा कि आप बैठे रहोगे कि मुझे कुछ काम चाहिए, ठीक है? काम चाहिए, अब क्या करूँ मैं? ठीक है, आपको लगेगा कि मुझे कोई कंपनी हायर करे फिर मैं काम स्टार्ट करूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपने जो मेहनत किया है, जो आपने सीखा है, वो आपका वेस्ट जा रहा है उस वो खाली टाइम में, ठीक है? वहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी वेबसाइट को उठा लो आप। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल वैसा ही बनाना है। आप उस वेबसाइट को उठाओ, वैसा आप सोचो कि कॉपी करता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके कोड को ही जाकर आप सीधा कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको ऐसा करना है कि उसके डिज़ाइन को देखना है, समझना है, ठीक है? फिर आपने जो सीखा है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके उस डिज़ाइन को कॉपी करना है, ठीक है? खुद से कोड करना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। इससे क्या होगा ना, आपका जो स्किल है वो और एनहांस होगा, ठीक है? आपका स्केलेबिलिटी बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएगी। आप किसी भी डिज़ाइन को जल्दी ग्रास्प कर पाओगे, ठीक है? सपोज़ अगर आपका जॉब लग गया उसके बाद, ठीक है? किसी कंपनी ने आपको कोई काम दिया, तो वहाँ पर आपको पता रहेगा, अच्छा ये चीज़ है मैंने पिछले प्रोजेक्ट में किया है। वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि अच्छा मैंने इसे यहाँ पर प्लेस किया था, मैंने यहाँ पे ग्रिड का यूज़ किया था। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैंने पिछले प्रोजेक्ट में ये चीज़ें की थी, तो वहाँ से आप उस चीज़ को पिकअप कर सकते हो, उस आइडिया को वहाँ से उठा सकते हो और इससे आपका टाइम भी बचेगा, आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर पाओगे और कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप ओपन टाइम में उन्हीं चीज़ों को आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो किसी डिज़ाइन को, ठीक है? डिज़ाइन कॉपी करना इन द सेंस मतलब उस डिज़ाइन को आप खुद से बना रहे हो, माइनर चेंजेस करके, ठीक है? अगर आप मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके तो फिर अभी आप बिगिनर हो, ठीक है? अब एक सिचुएशन ये मान लेते हैं कि जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है ये तो उनके लिए है। अब आप बिगिनर हो, तो अब आप क्या करोगे? तो आप सिंपल-सिंपल काम करो। आपने एचटीएमएल कंप्लीट किया तो एक सिंपल सा एचटीएमएल 5 गेम बना दो, ठीक है? वो एज़ आप प्रोजेक्ट में ले सकते हो एचटीएमएल प्रोजेक्ट में। आपने सीएसएस कंप्लीट किया तो एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना दो आप, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज हो गया या फिर किसी भी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन पेज हो गया वो बना दो। गूगल फॉर्म बना दो। गूगल फॉर्म नहीं मतलब आप खुद का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दो। फिर आपने जावास्क्रिप्ट कंप्लीट किया तो आप वहाँ पर क्या करो, एक छोटा-सा गेम बना दो, ठीक है? जो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करे, ठीक है? डॉम इंटरैक्शन के थ्रू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आई मीन। तो ये शायद मैंने नहीं बताया था, तो डॉम भी आपको सीखना ज़रूरी है जब आप फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेते हो। फ्रंट एंड के साथ ही सीखोगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इंटरैक्टिविटी में वो काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है?
ये हो गया। आप एक छोटा-सा वेब पेज में जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, तो वहाँ पर आप फॉर्म वैलिडेशन भी लगा दो। आपने अगर जावास्क्रिप्ट सीख लिया है, ठीक है? अब आ जाते हैं बैकएंड सेक्शन पे। अगर आपने बैकएंड सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? वहाँ पे आपने जेंगो सीख लिया, तो जेंगो से आप क्या कर सकते हो, आप उसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपने डाटाबेस ये सब के साथ। तो डाटाबेस भी आपने पढ़ लिया, तो उस डाटाबेस की हेल्प से आप यूज़र इनपुट को वहाँ पर लेना स्टार्ट कर दो। तो ये छोटी-छोटी स्टेप्स हैं जो आप स्टेप वाइज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे ये एक और फ़ायदा रहेगा कि आप सीखते भी चले जाओगे धीरे-धीरे, ठीक है? राइट। अगर समझ लो आप कहीं पे स्टम्प हो गए, तो आप रिफ़र कर सकते हो, आपके पास इतने सारे रिसोर्स हैं, जैसे कि मॉजिला डेवलपर नेटवर्क हो गया। आप लिंक्डइन पर भी ट्राई कर सकते हो, लिंक्डइन पर भी कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ, लिंक्डइन पर भी कई सारे पोस्ट आते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। कभी-कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि किसी चीज़ का अगर आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्योंकि जेंगो से रिलेटेड ही मुझे एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसका आंसर मुझे नहीं मिला था। मैंने लिंक्डइन पर चेक किया, न्यूज़फीड ऐसे ही मैं चेक कर रहा था, तो वहाँ पर सेम ही प्रॉब्लम किसी और को हुआ था, उसने उसे सॉल्व करके वहाँ पर पोस्ट किया था। तो वहाँ से मुझे आंसर मिल गया। और भी कम्युनिटी है, पाइथन कम्युनिटी पर आप जा सकते हो अगर आप जेंगो को यूज़ कर रहे हो। वो सारी रिसोर्सेज़ को आप यूज़ करो, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये सारी चीज़ें। राइट। सो यहाँ पे अभी आपने बता दिया कि पोर्टफोलियो बना सकते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो कि हम शो कर सकें। अब यहाँ पे अगला सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, काफ़ी बार मुझे सुनने को मिला है कि सर इतना सब तो सीख लिए, इतने घंटे टाइम दे लिए, अब हमें पैसा कैसे मिलेगा? बता दीजिए थोड़ा-सा कि हम कहाँ से अर्निंग करेंगे? अभी इतना पैसा खर्च किए हैं कोर्सेज़ खरीद के पढ़ने में, टाइम स्पेंड किए हैं। अब अर्निंग का थोड़ा-सा रिसोर्सेज़ बताइए कि कैसे हम लोग वेब डेवलपमेंट के ज़रिए से पैसा कमा सकते हैं विदाउट जॉब? मतलब अभी हम स्टूडेंट ही हैं, जॉब नहीं है हमारे पास लेकिन स्किल है वेब डेवलपमेंट का, तो इस स्किल को कैसे यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा-सा अर्निंग सोर्स हमारे लिए बन जाए? ओके, तो देखिए एक सिंपल सा है, पैसा कमाने के लिए अगर आप खुद से स्टार्ट करो तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सिंपली समझ लो आपने कोई एक वेब पेज बनाया, ठीक है? वो आपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए बनाया। ठीक है, वहाँ पर आप अपना कोई फ़ोटो या वीडियो डाल रहे हो, ठीक है? तो उस वेब पेज को आप लाइव कर दो, ठीक है? लाइव करोगे, वहाँ पर जब आपका वहाँ पर ट्रैफ़िक बढ़ेगा, ठीक है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होगा, वहाँ पे कई सारे यूज़र आएँगे, तो आप वहाँ पर ऐड लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? उस ऐड से आपको रिवेन्यू मिलेगा। कई सारी वेबसाइट मैंने ऐसा भी देखा है, जहाँ पर उन्होंने ऐड लगाया है और बस उनका उतना ही कंटेंट है और उसपे भी वो रिवेन्यू कमा रहे हैं, ठीक है? अपडेट करते हैं, ऐसा बात नहीं है, वो अपने कंटेंट को अपडेट नहीं करते हैं, वो अपडेट करते हैं, कभी-कभी अपडेट करते हैं, बट रेयरली उनका कंटेंट मैं देखा हूँ कभी-कभी अपडेट होता है, बट फिर भी वो उन पे रिवेन्यू कमाते हैं, ठीक है? ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक है? दूसरा राइट। तरीका आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली समझ लो कहीं जॉब नहीं करना चाहते हो, होता है माइंडसेट बहुत लोगों का होता है कि नहीं मैं अपनी खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये काफ़ी अच्छा माइंडसेट मुझे लगता है, क्योंकि जो लोग खुद से स्टार्ट करते हैं ना उनके उनको एक आइडिया होता है कि मैंने एक स्टार्टअप किया था, इस स्टार्टअप में ये होता है, उन्हें एक मैनेजरियल का मतलब मैनेजमेंट का पूरा आइडिया लग जाता है। तो मुझे ऐसे लोग काफ़ी पसंद लगते हैं जो खुद से कुछ स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके आस-पास में कोई एक शॉप है, ठीक है? आप उनसे बोल दो कि मैं आपकी शॉप के लिए छोटा वेब पेज बना देता हूँ। आपके शॉप में जो आइटम्स है जैसे अभी समझ लो आप कोविड-19 का सिचुएशन है। तो ओके। इसमें क्या होता है लोग कहीं बाहर नहीं होते, तो शॉप ओनर से आप जाके कंसल्ट करो या अगर आपके आस-पास कोई शॉप वाले हैं तो उनको कॉल करो। आप उनको बोलो कि मैं आपके लिए वेब पेज बना दूँगा, ठीक है? ताकि आप सबके घर में डिलीवरी कर सको, होम डिलीवरी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। भले ही उस समय आपको पैसा ना मिले, ठीक है? बट ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। राइट। सो अर्निंग का भी रिसोर्स पता चल गया कि कैसे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि आप दिखा सको आपके पास वो क्या स्किल है, कैपेबिलिटी है कि आप बना सकते हो वेबसाइट। उसके भरोसे बाकी लोग आपको वेबसाइट बनाने के लिए काम दे सकते हैं। मैंने ये सेम चीज़ पर्सनली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बताया है। सो आई होप आप भी इससे एग्री करते हैं। राइट। अब और अगला सवाल एक मैं और हाँ जी, हाँ बोलिए। मैं एक और चीज़ बोल रहा था कि जैसे कि हम लोग इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किए, ठीक है? तो एक और चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप सबसे पहले ये डिसाइड ज़रूर कर लो कि आप वेब डेवलपमेंट फील्ड में अगर आ रहे हो, तो सच में आपको उस फील्ड में जाने का मन है या फिर आपने कुछ किसी वेबसाइट को देखा, आपको अच्छा लगा, ठीक है? बट आप सिर्फ़ उसमें चले गए, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कभी भी आप जा रहे हो किसी भी चीज़ में, कोई भी फील्ड या फिर वेब डेवलपमेंट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, कोई भी फील्ड ईज़ी नहीं होता है, ठीक है?
वो ईज़ी तभी बनता है जब आप उस चीज़ में अपना मेहनत लगाते हो, कंसिस्टेंसी लगाते हो, ठीक है? कंसिस्टेंट रहते हो अपने काम में, तभी वो चीज़ आपको अच्छा लगना स्टार्ट होता है क्योंकि आपने उस चीज़ में मेहनत किया, आपने उस चीज़ को समझा, ठीक है? इस वजह से वो आपको अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना अगर आप किसी चीज़ में जा रहे हो, किसी भी डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो बस एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार चेक कर लेना कि आप सच में उस फील्ड में जाना चाह रहे हो कि नहीं, कि किसी के फ़ोर्स में आप जा रहे हो। बट एक चीज़ हाँ और किसी के फ़ोर्स में मत आना, अगर आपको खुद मन करे तभी आप जाओ। राइट, बहुत अच्छा सजेशन है ये बिगिनर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं जो अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या हम फुल टाइम वेब डेवलपर को अपने करियर के हिसाब से ले सकते हैं या फिर हमें डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं? क्या डिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर नहीं रह सकते करियर ऑप्शन के हिसाब से? करियर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? चलिए अभी का नहीं, हम थोड़ा आगे जाते हैं जब इंटरनेट आया था, ठीक है? 1965 में हमारा पहला WAN सेट हुआ था, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? और इसके बाद 1965 से 1969 तक का टाइम हमें लग गया पहला मैसेज सेंड करने में इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, फिर 1969 से 1970 टू 76 तक में हमने ये लैन के ऊपर रिसर्च किया, ठीक है, और उसे और एडवांस बनाया। फिर उसके बाद से हमने 1990 में जाके एचटीएमएल को सामने लाया और 1991 में हमारा वेब सामने आया, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप ये देख रहे हो ना ये कितना लंबा टाइम लगा है, ठीक है। तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं होता वहां पर तो मैं हर बार इस वर्ड को यूज करूंगा क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है, सबसे पहली बात। तो वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं होता तो फ्रॉम स्टैटिक वेबसाइट टू डायनामिक वेबसाइट अगर आप करेंटली देखोगे तो वर्ल्ड में 4.46 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है। अब इतने सारे इंटरनेट यूजर्स को किसी को तो हैंडल करना है, किसी ऐसा तो नहीं है एक ही कंपनी उसको हैंडल कर रही है, आपका खुद का वेबसाइट है तो वो किसी और को भी हैंडल करना पड़ रहा है, किसी एक वेब डेवलपर को वहां पर रेडी रहना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पर आ जाती हैं। और जैसा कि हमारा क्वेश्चन था हम इसे फुल टाइम के लिए देख सकते हैं कि नहीं, तो कोविड-19 का सिचुएशन वहां पर क्या हुआ, सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है, सारी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है। इवन दो हमारा जो वेब डेवलपमेंट फील्ड है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी है वो सारी चीजें भी डेवलपमेंट फील्ड में थोड़ी ना थोड़ी अफेक्टेड हुई है। बट हाँ ये एक्सपेक्टेड लगाया गया है, मैंने कहीं पर ये आर्टिकल पढ़ा था कि शायद $265 बिलियन का रेवेन्यू 2025 तक ये जनरेट करना स्टार्ट कर देंगी। और आई एम नॉट रॉन्ग मेरे हिसाब से शायद इनका रेवेन्यू था सफी शायद मैं भूल गया उस रेवेन्यू को। तो हाँ बट ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा 2025 तक में, ठीक है, 2022-2025 तक में। तो आपका आंसर आपके सामने ही है। ये जब इतना ग्रो कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको फुल टाइम में नहीं शिफ्ट करना चाहिए, आप जरूर शिफ्ट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इस चीज में पूरा प्लान बना ही रखा है तो जरूर आप शिफ्ट करो, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा आपके पास, ठीक है। एक कंपनी में अगर डेवलपर को आप देखो तो वो काफी अच्छा अर्न करते हैं, ठीक है, काफी पैसा उन्हें मिलता है, ठीक है। पैसा के साथ साथ आप इस चीज को भी ध्यान रखना कि आप उस चीज को जैसे कि आप फुल स्टैक में जा रहे हो तो आपको उसमें सच में जाने का मन है, आप चाहो तो पार्ट टाइम भी रख सकते हो। कई लोग तो मैंने ऐसा भी देखा वो फ्रीलांसिंग से इतना पैसा ले लेते हैं उन्हें वापस वेब डेवलपमेंट फील्ड में जाने का, किसी कंपनी में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। लिटरली मैं मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं वो अभी भी कर रहे हैं और बट वो अभी किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मन नहीं है। ऐसा है, आप खुद का भी पैसा अर्न कर सकते हो। राइट, सो आपका आंसर आपको मिल गया होगा। हाँ जी, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। हमारे यूजर्स को उनका आंसर मिल गया होगा क्योंकि इस चीज को मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहूंगा कि आप जा सकते हो, क्योंकि ये टोटली हमारे यूजर्स पे डिपेंड करता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि आखिर ये उस चीज को फुल टाइम भी करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट की तरफ से कि सर वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइन के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि समझ लो आप एक आर्किटेक्चर हो, ठीक है, सॉरी वेब डेवलपमेंट में आप क्या करते हो, आप बाकी चीजें डिजाइन करते हो,
जैसे कि आपका गियर बॉक्स हो गया, क्लच हो गया, एक कार को देख लो आप, सिंपल एग्जांपल में गियर बॉक्स हो गया, क्लच हो गया, इंजन हो गया, ये सारी चीजों को हम वेब डेवलपमेंट में डिजाइन करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे वेब डिजाइन में, तो वेब डिजाइन में क्या होता है कि यूआई डिजाइन हो गया, ठीक है, यूएक्स डिजाइन हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी वेब डिजाइनिंग में। जैसे कि आपका वेब पेज कैसा दिखेगा, एंड यूजर को क्या दिखने वाला है, जो हमारे यूजर हैं वो कैसे उस चीज को देखने वाले हैं, तो वो सारी चीजें उनको देखने वाली है। जैसे समझ लो कि हमारे यूजर है, हमने उन्हें एक सिंपल सा स्टैटिक वेब पेज बना के दे दिया, ठीक है। वो भी अभी के टाइम में 2021 के टाइम में, मैं 1990 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2021 की बात कर रहा हूँ। अगर आपने सेम चीज HTML5 से बनाकर 1990 में किसी अपने क्लाइंट को दिया होता, तो चलो वो ठीक है, उस हिसाब से उसे वो बहुत अच्छा लगता है, इवन तो वो आपको प्रेज भी करते हैं उस चीज के लिए। बट वही सेम चीज सिर्फ HTML5 से आप बनाकर अभी किसी क्लाइंट को दोगे, वो आपको प्रेज नहीं करने वाले हैं, वो उल्टा आपको निकाल देने वाले हैं। अगर आपको कोई जॉब है या फिर कुछ वैसा है, तो वो आपको नहीं कुछ करने वाले हैं। और अगर आप उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा तो मे बी शायद वो पैसे भी ना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, डायनेमिक होना चाहिए, CSS को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं यहाँ पर। ओके। यहाँ पे अगला दो टर्म आता है, एक होता है लाइब्रेरी, दूसरा होता है फ्रेमवर्क। तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं ये दोनों टर्म्स में, लाइब्रेरी क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है। तो ये क्या होते हैं और इनका यूजेस क्या है और कैसे ये दोनों को अलग अलग समझे हम। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ठीक है। एक लाइब्रेरी समझ लो कि आपका एक शॉप, ठीक है। आप किसी कार को डिजाइन कर रहे हो, तो आप एक शॉप में जाते हो, आपने किसी कार को खरीदा, उसके अंदर सारी चीजें पहले से अवेलेबल होती हैं। आपका सीट होता है, आपका मिरर होता है, ग्लास होता है, और जितने सारे फीचर्स होने चाहिए, लेदर भी लगा रहता है कई कार्स में। लेकिन कुछ यूजर्स को होता है कि नहीं, मुझे मतलब एक्सटर्नल कस्टमाइजेशन करना है, या फिर उसमें कुछ चीजें मिसिंग होती है, ठीक है। जैसे आप समझ लो आप कोई बेस मॉडल कार का लेते हो, तो उसमें एसी नहीं है, तो अब आप चाहते हो उस चीज को उसमें इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो आप किसी शॉप में जाते हो, तो शॉप में जाकर आप उसके लिए स्पेसिफिक पार्ट को खरीदते हो, फिर उस चीज को वहां पर लगाते हो, ठीक है। तो लाइब्रेरी सेम वही चीज है, ठीक है। आपके पास पहले से एक कार है, बट आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन चाहिए, ट्वीक्स चाहिए, तो ये सारी चीजों को वो कंप्लीट करता है, ठीक है। और फ्रेमवर्क क्या होता है कि आप स्क्रैच से किसी कार को बिल्ड कर रहे हो। कभी कभी आपने अगर यूट्यूब में देखा होगा वीडियोस, अगर आप यूट्यूब पर देखते हो, तो कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी इंसान ने या फिर किसी एक टीम ने एक कार बना डाला, समझ लो एक काफी लग्जरी कार ही बना डाला, और वो भी स्क्रैच से, क्योंकि उनके पास कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था वो कार खरीदने के लिए। तो सेम आप समझ लो फ्रेमवर्क का वही हो जाता है फ्रेमवर्क, कि आपने किसी चीज को फ्रॉम स्क्रैच बनाया है, ठीक है। और लाइब्रेरी वो चीज हो गया कार में आपने कस्टमाइजेशन किया, ठीक है। अब आप टेक्निकल एग्जांपल भी थोड़ा बहुत ले सकते हो, ठीक है। मैं टेक्निकल थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस चीज के बारे में, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बारे में। क्या होता है लाइब्रेरी में ना, आप फुल्ली इंचार्ज होते हो, आप फुल कंट्रोल में होते हो, आपका जो एप्लीकेशन का फ्लो होता है उसमें आप पूरे कंट्रोल में होते हो, ठीक है। बट जो आपका फ्रेमवर्क होता है, आप उसमें कंट्रोल में नहीं होते हो, आपका फ्रेमवर्क आपको कंट्रोल कर रहा है, ये चीज होता है वहां पर। जैसे कि जब आपने कार को डिजाइन किया या फिर आपने कस्टमाइज करवाया कार को, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो आपका डिजाइन कर रहा है कार, वो आपको बोलेगा मुझे जब आपकी जरूरत पड़ेगी, आपकी इनपुट लगेगी, तो आप मैं आपसे कंसल्ट कर लूंगा। ये हो गया फ्रेमवर्क का काम। ओके, सो उम्मीद है डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और ऑलमोस्ट हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया एकदम, वेब डेवलपर स्टार्टिंग से लेकर रोड मैप, फिर उसका प्रोजेक्ट्स, अर्निंग रिसोर्सेस, लर्निंग रिसोर्सेस, सारा चीज ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच सर, इतना चीज पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए। और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट लोग को पूरा डाउट क्लियर हो गया। कुछ और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ताकि आने वाले सेशंस में हम लोग इसको कवर कर पाएंगे। और सर फाइनल कुछ मैसेज ऐड करना चाहेंगे आप व्यूअर्स के लिए? हाँ, व्यूअर्स के लिए तो मैं सबसे पहले मैसेज यही ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, तो यार कोई घर से बाहर ना निकलो, क्योंकि अभी चेन ब्रेक करने का यही सबसे अच्छा मौका है कि हम घर में रहें, ठीक है। क्योंकि आप घर में रहोगे तो उससे कोरोना का चेन ब्रेक होगा, और काफी सारे लोग जो अभी सफर कर रहे हैं वो सफर नहीं करें। अगर आप चेन ब्रेक कर रहे हो तो कोई भी ना रुकेगा, ठीक है। ये मेरी पहला मैसेज हो गया। और दूसरा मैसेज जो आपको मैं वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग देना चाहूंगा कि
आप जब भी कोई भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करो ना, तो कोशिश करो आप उसे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कई सारे मैंने देखा है, कई सारे स्टूडेंट को जिन्होंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि मुझे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कई सारे लोगों को कि उन्होंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट तो किया, कुछ दिन करने के बाद उन्हें एचटीएमएल कोड से जैसा उन्होंने स्टार्ट किया, तो एचटीएमएल कोड उन्होंने पढ़ा, फिर उसके बाद कहीं भी उन्होंने कोई वीडियो देख लिया कि लेट्स बिल्ड अ वेबसाइट यूजिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो वो वहां चले गए और वहां उस चीज को करने की कोशिश करने लग गए। तो उससे क्या होता है ना, यहाँ तो उनका फ्लो गया ही, टूटा ही, ठीक है। वहां पर जाने के बाद उन्हें क्या होता है, समझ में नहीं आती है चीजें। जैसे कि कभी कभी यूट्यूबर्स हैं, तो वो उन्होंने बैकएंड से कनेक्ट किया, तो जब तक आपके पास एक बेसिक आइडिया नहीं होता है, तो आप उस चीज को खुद से नहीं कनेक्ट कर पाओगे। बहुत सारे एरर्स आते हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी बहुत सारे एरर्स को देखा है। आपने अगर कभी मेरा लाइव स्ट्रीम देखा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा एक लाइव स्ट्रीम मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मैंने बूटस्ट्रैप के सीडीएन को सीएसएस के सीडीएन के ऊपर रख दिया था, ठीक है। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरा जो एक्सटर्नल यूजर था वो इफेक्टिवली नहीं आ पा रहा था, मैं बूटस्ट्रैप का सीडीएन इफेक्ट नहीं आ पा रहा था। तो अब ये चीजें तो वो आपको नहीं बताएंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस किया, वहां पे मैं उसे ऊपर क्यों रखा या नीचे क्यों रखा। ये सारी चीजें जब तक आप खुद से पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगी। फिर आपको लगेगा अरे यार ये यूट्यूबर तो गलत बता रहा है मुझे, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे साथ तो नहीं था ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब तक आप उस चीज को पढ़ोगे नहीं, तब तक आप समझ में नहीं आएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, किसी कोर्स को स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले तो आप उसे कंप्लीट कर लो, फिर आप किसी और चीज पर जाओ। हाँ, आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आपने एचटीएमएल कंप्लीट कर लिया, तो आप सिंपल एचटीएमएल को प्रोजेक्ट बनाओ, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। बेस्ड ऑन HTML5 ओनली यू कैन डू मैनी थिंग्स। आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप एक क्विज गेम बना डालो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। जब तक आपने जावास्क्रिप्ट कंप्लीट किया या फिर सिर्फ आपने HTML कंप्लीट किया, एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने की कोशिश करो, उसमें आप पर्सनैलिटी ऐड करो, ठीक है। जैसे कि आपने पहले बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखा, समझा, तो वहां पे आपने एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना डाला, वहां पे आपने सबमिट किया, तो वो किसी वेबसाइट पर नहीं जा रहा, तो फिर उसमें आप थोड़ा और चेंजेस करो कि जैसे मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूं, जो हमारा फॉर्म का एक्शन है वो हमें दूसरे वेबसाइट पर लेकर चला जाए। तो उससे क्या होगा, आपने कुछ नया सिखा दिया, ठीक है। फिर तीसरे दिन आप क्या करो कि ईमेल आईडी का मैंने ऑप्शन दिया है, एंटर योर ईमेल आईडी, वहां पे आप क्या करो, रिक्वायर्ड डाल दो टैग में। ये सारी चीजें जब आप सीखोगे तब आपको पता चलेगा रिक्वायर्ड और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें जैसे आपने रिक्वायर्ड डाला, तो वो क्या होगा, जब तक आपने वहाँ पे ईमेल आईडी नहीं डाला, तब तक वो फॉर्म काम नहीं करेगा, तब तक आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ काम नहीं करने वाला। ये सारी चीजें हो जाती हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें आप खुद से भी सीखो, थोड़ी थोड़ी चीजें आप अपने कोर्स से भी सीखो, ठीक है। इससे क्या होता है, परफेक्ट बैलेंस बना रहता है और आप खुद को अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। तो जो भी रिसोर्सेस वगैरह सर बता रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को आगे पीछे करके वापस सारी चीजों को लिख लीजिए, ताकि आपके पास सारे रिसोर्सेस का वेबसाइट का लिंक रह जाएगा और आइडिया रहेगा कहाँ से कैसे सीखना है और किसके बाद क्या सीखना है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और इसी तरह आगे के सेशंस में हम लोग मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस सेशन। मुझे काफी अच्छा लगा, मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ, आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो होप हमारी मदद से किसी स्टूडेंट का काफी अच्छा हेल्प हो जाए, किसी को हेल्प हो जाए, तो हमें अच्छा लगेगा अगर हमारी वजह से किसी और को हेल्प होता है। तो थैंक यू आकाश। ओके, थैंक यू सर।